नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्रावणी का चौथा अध्याय। श्रावणी को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है पार्ट बाय पार्ट, आप वहां जाकर इसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी कहकर प्रसंग को वही समाप्त कर श्रावणी चली गई और श्रावणी के जाते ही लोक मोहन लेटर पैड निकालकर चिट्ठी लिखने भी बैठ गए। चिट्ठी लिखकर उसे लिफाफे में डालकर पता लिखकर तुरंत नौकर को बुलाकर उसे पोस्ट करने के लिए भी कह दिया। लड़के का नाम भी बड़ा सुंदर था, अक्सर सुनने में नहीं आता, चंद्रपीड़। नाम लोक मोहन ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। इस बार लोक मोहन ने एक सुंदर स्वस्थ धनी विधवा के लिए विज्ञापन नहीं दिया था। विज्ञापन इस प्रकार था, चाहिए एक पेइंग गेस्ट, संभ्रांत परिवार में आरामदायक कमरा, उत्तम व्यवस्था, पारिवारिक वातावरण, शिक्षित सुरुचि संपन्न संभ्रांत युवक के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। जवाब में कई आवेदन पत्र आए। उनमें से लोक मोहन ने एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया था। नाम था युवक का चंद्रपीड़। जापान से खिलौने बनाने की कला में ट्रेनिंग लेकर हाल ही में भारत लौटा था। उसे एक भद्र घर में आश्रय की भी जरूरत थी, जहां रहकर खिलौने बनाने के लिए एक कारखाने को खोलने की योजना भी बना सके। लोकमोहन ने सोचा, सुशिक्षित संभ्रांत परिवार का लड़का तो होगा ही, और फिर लोकमोहन अपनी आंखों से उसे देख समझकर उसका अनुमान लगा ही लेंगे। मान लेना पड़ेगा कि मेरे किसी दोस्त का लड़का है। यह बात बार बार श्रावणी के मन पर धक्का मार रही थी। मान लेना होगा, इसका क्या अर्थ? या तो वह परिचित था और या बिल्कुल अपरिचित। इसके अलावा लोकमोहन को पेइंग गेस्ट रखने की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी थी? क्या उन्हें पैसों की वाकई इतनी जरूरत थी, या उनका मन किसी युवा का संग पाने के लिए ललायित था, या इस स्तब्ध पाषाणपुरी में नए प्राणों का स्पंदन सुनना चाहते थे, या यह सारा कुछ ही उनकी एक नई चाल थी, या यह और किसी चीज की भूमिका थी? बार बार श्रावणी का दिल कांप उठता था। बुक शेल्फ पर पड़े पति के फोटो पर जाकर उनकी नजर रुक जाती थी। केवल फोटो ही नहीं, उस फोटो के नीचे खुला हुआ चश्मा भी मानो नजर फैलाकर अंतर्भेदी दृष्टि से श्रावणी को देख रहा था। और मनी मन श्रावणी बोली, इस तरह से क्या देख रहे हो? बोलो, क्या दिख रहा है तुम्हें? कमजोरी, विश्वास का अभाव? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बिना कारण मुझे कितना दुख भोगना पड़ रहा है, देख ही रहे हो ना। अब तो अपने मन को चीरकर देखना ही बाकी रह गया है। चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, श्रावणी घबराएगी नहीं। मन ही मन वह संकल्प कर बैठी। उधर अनादि जाकर अनुसुईया के पास बिलख उठा, मामी मामी, मामा जी के कमरे में लगा जो अटैच्ड बाथ वाला कमरा था ना, जो कमरा बड़े अतिथि के लिए बंद करके ही रखा जाता था, आज वह कमरा खोल दिया गया है। मामा जी के किसी दोस्त का लड़का यहाँ आएगा। खिड़की और दरवाजों पर नए पर्दे लगाए गए हैं। टेबल पर कढ़ाई किया टेबल क्लॉथ। सिर्फ मेरे हिस्से में सबसे रद्दी कमरा आया है। अनादि के आक्षेप को अनसुनी कर अनुसैया ने पूछा, दोस्त का लड़का? कौन? नहीं जानता मामी, विलायत या जापान से ना जाने कहाँ वास वास करके आए हैं साहबजादे। रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरा मकान उसके रहने के लिए उचित समझा गया। वही तो देख रहा हूँ। यह व्यवस्था किसने की है? और कौन कर सकता है व्यवस्था? मामा जी की है, पर कमरा भाभी जचा रही है। सुन रहा हूँ वह कल ही आ जाएंगे। ओरे अनादि! अचानक अनुसुईया दहाड़ मारकर रो पड़ी। बोली, शोक और दुख में वे पागल बन चुके हैं। तू लोगों को देखकर पहचान भी नहीं सकता? डॉक्टर को बुलाकर उन्हें पागल खाने में भिजवा दे, नहीं तो किसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। जो अभी अभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। इस तरह से अनुसुईया रोने लगी। घर के सारे सदस्य एकाएक चौंक पड़े। हुआ क्या? नया कौन सा दुख आ पड़ा? दरवाजे पर भीड़ लग गई। फिर भी अनुसुईया चुप नहीं हुई जब तक लोकमोहन ने स्वयं आकर कसकर डांट नहीं लगाई। बैठक से उठकर आए थे, आंखों पर से चश्मा उतारते हुए बोले, क्या हो रहा है ये सब? एक क्षण के लिए अनुसुईया चुप हो गई, फिर करुण कातर स्वर में बोली, बुलाओ अपने डॉक्टर को, मुझे थोड़ा जहर लाकर दे दे, सब यंत्रणाओं से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। एक बार अनुसुईया की तरफ देखकर लोकमोहन बोले, यंत्रणा अगर किसी को कम होगी तो वह होगी मेरी, पर सोचना व्यर्थ है। डॉक्टर यंत्रणा से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी नहीं देगा। जानती हूँ, जानती हूँ, जानने को कुछ बाकी भी है। मैं मरूं तो तुम चैन की बंसी बजाओ। तुम क्या कम पत्थर हो? मुन्ना चल बसा, फिर भी तुम तो पत्थर के पत्थर रहे। इसी बात की याद कर अचानक तुम्हारे चिल्लाने का मन किया था। हे भगवान, कितने निष्ठुर हो तुम। यह बात भी तो कोई नई नहीं है, और कुछ कहना चाहती हो तो वह भी कह डालो। मुझे तंग करने के लिए आंसुओं का सहारा लेने की कोशिश मत करना।
अनुसुईया बिस्तर पर ही उठ बैठी, फिर टूटे स्वर में बोली, दया ममता की भीख अब तुमसे नहीं मांगूंगी, केवल जानना चाहती हूँ कि तुम किसे लाकर इस घर में प्रतिष्ठित करना चाहते हो। मन में क्या सोच रखा है तुमने? घर में? घर में किसे? ओ, मेरे उस पेइंग गेस्ट के लिए कह रही हो? पेइंग गेस्ट? दोस्त का लड़का नहीं पेइंग गेस्ट आ रहा है? हाँ, उस लड़के से तो इसी तरह की बात हुई है, महीने के महीने 200 रुपये देगा, बदले में उसे अपने परिवार के बीच रहने दूंगा। ओह, यह बात है। अनुसुईया सिकुड़कर व्यंग से बोली, आदमी रखकर तुम रुपया कमाओगे? इस बुढ़ापे में तुम मुझे आज समझाने आए हो? मैं तुम्हें क्या नहीं जानती? जानती हो क्या? लोकमान जोर से हंस पड़े, बोले, तो फिर पूछी क्यों रही हो? तुम आग से खेलना चाहते हो? हाँ, यही चाहता हूं, बस अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। चिल्लाने की बात नहीं है। अनुसुईया हिस्टीरिया के रोगी की भांति गौं करने लगी। मेरा मुन्ना चला गया और तुम किस जहन्नुम में से एक अभागे को लाकर घर बिठाओगे? क्यों? क्यों? मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी, चिल्लाऊंगी, उसे निकाल कर बाहर कर दूंगी। और अनुसुईया तकिए पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। अनादि उन्हें संभालते हुए बोला, मामी चुप रहो, धीरज रखो। एक क्षण अनादि की तरफ देखकर लोकमोहन बोले, अनादि, कल से तुम मेस में जाकर रहना, हर महीने आकर खर्च ले जाना। उस एक दिन के अलावा महीने के बाकी 29 दिन तुम्हें इस मकान में देखना भी नहीं चाहता। हुक्म देकर लोकमोहन चले गए। अचानक उस हुक्म की चोट से अनुसुईया का रोना बंद हो गया। अनादि हतप्रभ सा खड़ा रहा। लोकमोहन कभी इस तरह का हुक्म दे भी सकते हैं, ऐसी आशंका किसी को नहीं थी। अनादि ही तो उस चीर रुगड़ा अनुसुईया का दाहिना हाथ था। अपना बेटा तो बचपन से ही माँ की गोद छोड़कर अपनी वृद्धि की चमक से सफलता के शिखर पर पहुंच चुका था। असफलता की दुनिया में केवल अनादि ही पड़ा रह गया था और अनुसुईया का अनुगत सेवक बनकर वह यहाँ अपने रहने के खूंटे को मजबूत बनाकर रखना चाहता था, क्योंकि बिना मेहनत के उत्तम आहार, बढ़िया कपड़े और निश्चिंत बेकार जीवन का स्वाद वह ले भी कहाँ सकता था। उस रात सोने के पहले श्रावणी लोकमोहन के कमरे में टेबल के किनारे आकर सटकर खड़ी हो गई। लोकमोहन स्थिर गंभीर आवाज में बोले, कुछ कहना है? बाबूजी। बोलो बेटा। अनादि बाबू के ऊपर आप अपना हुक्म हटा नहीं सकते? कैसा हुक्म? अनादि को क्या हुआ? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा। अपना दिया हुआ हुक्म वे स्वयं ही भूल गए थे। वास्तव में अनादि जैसे लोगों की बात अधिक देर तक याद रखने लायक सस्ता उनका मन भी था नहीं। श्रावणी बोली, अनादि बाबू अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जा रहा है? एकाएक उन्हें सुबह की घटना याद आ गई। बोले, जा रहा है तो क्या हुआ? नहीं बाबूजी, उनके अभाव में माँ को बड़ा कष्ट होगा। लोकमोहन एक खीन सी हंसी हंसकर बोले, अनादि के चले जाने से हो सकता है तुम्हारी सास को थोड़ी असुविधा जरूर हो, पर उसके चले जाने पर वह स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, वह कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वे तो जा रहे हैं। अरे जा रहा है पर नहीं जाएगा, यही तो बात है। माँ रो रही है। रो रही है तो इसमें हर्ज क्या है? रोने से वह स्वस्थ रहेंगी। हिस्टीरिया के मरीज के लिए रोना एक दवाई का काम करता है। पर अनादि के मामले में तुम निश्चिंत रह सकती हो, वह बेवकूफ नहीं है, स्वाभिमान में आकर अपना भविष्य नहीं बिगाड़ेगा। खाना तो खाया था ना, जाना था इसलिए पहले ही खा चुके थे। माँ रोड पीट रही थी, नहीं तो शाम को ही चले जाते, अब कल सुबह जाएंगे। ठीक है, 2-4 दिन घूम आना, उसके लिए अच्छा रहेगा। बीच बीच में आबो हवा का परिवर्तन भी अच्छा रहता है। इसके बाद श्रावणी और क्या बोल सकती थी। लोकमान बोले, चंद्रपीठ के रहने की व्यवस्था दक्षिण के बरामदे से लगे कमरे में ही की है ना? यह कोई जरूरी बात नहीं थी, पर लोकमोहन के पेइंग गेस्ट का नाम सुनकर श्रावणी एक क्षण अवाक रह गई। बड़ा सुंदर नाम है, फिर अस्फुट ही उच्चारण हो गया। चंद्रपीड़? लोकमान बोले, चंद्रपीड़ राय कल ही यहाँ आ पहुंचेगा, आने पर देखना, लड़का अच्छा है। 1 मिनट चुप रहकर श्रावणी बोली, मुझे भेंट करने की कोई खास जरूरत है? अवश्य, जरूरत कैसे नहीं, बोलो। घर के लड़के जैसा रहेगा, एक साथ खाना वाना खाएगा, यह सब देखने सुनने का दायित्व तो तुम ही पर तो है। अच्छा, कहकर श्रावणी चली गई। श्रावणी निसंकोच ही ससुर के सामने से चली आई थी, क्योंकि उसके मन ही मन सोचा था, लोकमोहन शतरंज की जो चाल चल रहे हैं उसमें वह ही जीतेगी। विश्वमोहन का फोटो हो सकता है धूल से मलिन पड़ रहा हो, पर श्रावणी अपने को मलिन नहीं होने देगी। बुद्धि के गौरव से लोकमोहन को मुस्कुराने का मौका श्रावणी कभी नहीं देगी। सच में ही अंत तक अनादि का जाना नहीं हुआ, क्योंकि उसके जाते समय अनुसुईया बेहोश हो गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़कर वह कैसे जा सकता था? उसके दूसरे दिन भी नहीं जा सका। डॉक्टर को बुलाना, दवाई लेना, कितनी दौड़ धूप करनी थी, कैसे जाता? और उसके दूसरे दिन, धत, इतने दिनों तो कहीं किसी को कोई छोटी सी मोटी बात पर गुस्सा किया जा सकता है। और तब तक तो चंद्रपीड़ भी आ गया था। जवान लड़का। अनुसुईया सिर की कसम देकर अनादि से बोली थी, बेटा अनादि,
इस विपत्ति में परिवार की मान मर्यादा का बार छोड़कर चले मत जाना। यहाँ रहेगा तो कम से कम साथ साथ रहकर देख सुन तो सकेगा, नहीं तो काया से क्या हो जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती। अनादि बड़बड़ाया, मामा जी को अचानक पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी 200 रुपए के लिए? चंद्रपीड़ को का कमरा, उसकी सजावट सब कुछ पसंद आया। आते ही उसने दरवाजे का पर्दा खींच दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। मन ही मन सोचा, खाना मिले या नहीं, यदि सारे महीने इतना ही आराम मिलता रहे तब भी 200 रुपये सध जाएंगे। हालांकि यहाँ आने से पहले उसे मालूम नहीं था कि मकान इतना बड़ा होगा और घर के मालिक इतने संभ्रांत और सज्जन निकलेंगे। पहले तो उसे थोड़ा डर और संकोच हुआ था, पर लोकमोहन के सहज व्यवहार से वह भी दूर हो गया था। कमरा दिखाने के बाद ही लोकमोहन बोले थे, अच्छा मिस्टर राय, घर के लड़के की तरह मैं आपको यदि तुम कहूँ तो आपत्ति तो नहीं? बस चंद्रपीड़ का सारा संकोच एक पल में हवा हो गया। इतने बुजुर्ग आदमी के सामने वह हल्ला तो नहीं कर सकता था, पर हंसकर बोला, यह भी पूछने की कोई बात है मिस्टर गुप्ता, अगर आप मुझे आप कहते तो मुझे भी संकोच होता। ठीक है, मैं निश्चिंत हो गया। थोड़ी देर बाद और भी कुछ बातचीत करके उस दिन लोकमोहन अपने कमरे में लेट गए। चंद्रपीड़ के पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे, सिर्फ विधवा माँ थी उसकी। चंद्रपीड़ ने मामा के घर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई की थी। फिर बाप ने जो पैसा उसके लिए रख छोड़ा था उसी के बल पर जापान चला गया था खिलौना शिल्प पर ट्रेनिंग लेने। वहीं उसे खबर मिली कि उसकी माँ भी अब नहीं रही। पहले तो उसने निश्चय किया कि वह देश लौटेगा ही नहीं, पर बाद में सोचा कि सीखी हुई विद्या अगर देश के ही काम ना आई तो क्या लाभ। यही सोचकर वह लौट भी आया, पर आने के बाद उसे बड़ा दुख हुआ। मामाओं का परिवार बिखर गया था, माँ का परम आश्रय भी नहीं था। 3 मामाओं में किसके पास उसे रहना चाहिए वह समझ नहीं सका। सभी ने उसे प्यार से रहने के लिए कहा था। चंद्रपीड़ लड़का भी लायक था, विवाह के बाजार में उसकी कीमत बेजोड़ थी, पर चंद्रपीड़ का मन उचट चुका था, इसलिए किसी भी मामा के पास रहने का मन नहीं हुआ। पर अकेले रहने की भी आदत उसे नहीं थी, इसलिए इन दिनों पेइंग गेस्ट के विज्ञापन देख रहा था। लोकमोहन का दिया हुआ विज्ञापन उसे पसंद आया और संयोग की बात थी कि लोकमोहन ने भी पेइंग गेस्ट के रूप में उसे ही पसंद किया। आते ही चंद्रपीड़ समझ गया कि पैसे के लिए नहीं वरन संग पाने के प्रयोजन से ही लोकमोहन ने इस तरह का विज्ञापन दिया था। परिवार में अपनी कोई संतान नहीं, पत्नी चीर रुगड़ा, संभवतः लोकमोहन की एक व्यसका कन्या थी और एक भांजा, अनादि नाम था शायद, बाकी तो सब नौकर चाकर थे। लोकमोहन ने पहले ही दिन कहा था अपने को इस परिवार का सदस्य समझना। चंद्रपीड़ ने मन ही मन सोचा, लोकमोहन के अनुरोध की मर्यादा वह अवश्य करेगा, परायों की तरह नहीं रहेगा। ना जाने उनकी लड़की कैसी है, एक ही मकान में जब रहेंगे कभी ना कभी भेंट तो होगी ही। क्या पता कहीं उसके चक्कर में ना आ जाऊं या मुझे देखकर वही मुझ पर फिदा हो जाए। ऐसे लड़का तो मैं भी कोई बुरा नहीं, देखने में भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ, रंग जरूर थोड़ा फीका है। ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने को देखकर चंद्रपीड़ हंसकर मनी मन बोला, किसी भी सुंदरी के प्रेम में पड़ने के लिए मैं हर तरह से योग्य हूँ। अचानक किसी ने बाहर से कहा, अंदर आ सकता हूँ? कौन? शायद वह भांजा ही आया होगा। प्रतिदिन अनुसुईया की नाड़ी देखना तो अब डॉक्टर के रोज के कामों में से था। चिकित्सा करने लायक तो कुछ था भी नहीं, सिर्फ घुमा फिराकर दवाई देकर रोगी के परिवार को ढांढस देना था। डॉक्टर भी थक चुके थे, समय की भी कमी थी उनके पास, फीस भी उनकी अधिक थी। बिना प्रयोजन यहाँ रोज रोज आना उन्हें खल रहा था, पर यह बात वे लोकमोहन को नहीं कह सकते थे। इसलिए एक दिन डॉक्टर ने लोकमोहन से कहा, मिस्टर गुप्ता मेरा एक असिस्टेंट है, मैं उसे कह दूंगा कि मिसेस गुप्ता का प्रेशर चेक कर जाएगा। मैं नियम से आ नहीं पाता, तुम्हारे यहाँ की शर्मिंदा हूँ। लोकमोहन हंसकर बोले, अरे डॉक्टर, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, हर वक्त तुम्हें तंग करता रहता हूँ। मिसेस गुप्ता को अब भी रोज डॉक्टर को दिखलाना जरूरी है या नहीं तुम ही बता सकते हो, और कोई व्यवस्था कर सको तो वो भी ठीक है। यह मालूम तो मेरे जुरिडिक्शंस के अधीन है नहीं, बहू से पूछो, अनादि से भी पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब अनादि से ही बोलकर चले गए। श्रावणी से बात करने में उन्हें झिझक होती थी, मुंह की बात अनकही रह जाती। अनादि से ही डॉक्टर ने पूछा, ये मिस्टर गुप्ता के बगल वाले कमरे में कोई आया है क्या, कोई नया रिश्तेदार? रिश्तेदार ना और कुछ, अपने ही ढंग से अनादि बोला। जी पेइंग गेस्ट है, रिश्ता विश्ता कुछ नहीं। पेइंग गेस्ट? डॉक्टर भी सुनकर हैरान हो गए। अनादि बोला, मामा जी को इस समय पैसों की बड़ी जरूरत है, कुल मिलाकर 200 रुपये ही तो देता है, उसी के पीछे खर्च हो जाता है। अब क्या बताए, रुपए की बात पर ध्यान न देकर डॉक्टर साहब बोले, उनके किसी दोस्त का लड़का है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, किसी भी दोस्त का नहीं। अच्छा, करता क्या ये छोकरा? भगवान ही जानता है, पता नहीं कोई कुछ सीख कर आया है बाहर से, और क्या करता है यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर जाते जाते उस कमरे में एक बार चले गए, तिरछी नजर से
उसको देखना नहीं भूले। कमरे में जा देखा कि वह बैठा कागज कलम से कुछ लिख रहा था। लगातार बीमारी का भोजन करते करते अनुसुईया को खाने के नाम से ही अरुचि हो गई थी। अब वह कुछ ना कुछ कभी कभी अनादि के हाथ से मंगा करके खा लेती थी। इस बार उसने अनादि को से पकौड़ियाँ मंगा कर खाई। वो अनादि बोला, गरम गरम पकौड़े लाया हूँ तलवा करके, तुम पर तो कड़ा पहरा है, क्या पता भाभी किशन आ जाए या किशन कमरे में उसकी जरूरत पड़ जाए। अनुसुईया विकृत स्वर में बोली, जरूरत तो क्या खै मुझे दूध पिलाने आएगी, क्या कहूँ अनादि, भगवान सब तरफ से मुझे मार रहे हैं, नहीं तो उसकी हिम्मत थी कि मुझ पर इस तरह हुक्म चलाती, दूध पिलाकर मुझे दे जिंदा रखेगी। अरे मेरा कौन सा सुख का जीवन है जो मुझे 100 वर्ष जीना पड़ेगा। अनादि इधर उधर ताककर झट से बोला, भाभी तो यही कहती है कि तुम 100 साल जियोगी। क्या कहा उस सर्वनाशी ने? बहुत उत्तेजित हो उठती हो मामी। जाओ, वह कुछ नहीं कहती थी, तुम्हारी कमजोरी के लिए कहती थी। माँ की कमजोरी मानसिक है, वे चाहें तो स्वस्थ होकर घूम फिर कर काम काज कर सकती थी। कहने का मतलब है तुम बीमार हो ही नहीं। चुप रह अनादि, मेरे सामने उसकी बात मत कर। और क्या कहती थी वह? कहती तो बहुत कुछ थी, पर रहने भी दो, सुनकर खामखा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी से पकौड़ी खा लो, नहीं तो किसी की आंख पड़ जाएगी और किसी बात डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाएगी। अरे तो मैं डॉक्टर से डरती थोड़ी हूँ, सबको दिखा दिखा कर खाऊंगी, कहकर अनुसुईया ने पत्ते में लिपटी पकौड़ियों को ले लिया। उसे रोमांच हो रहा था, इन सब का स्वाद तो वह भूल ही चुकी थी। इस परिवार में तो छैने के पेड़ों के अलावा बाहर से और कुछ आता ही नहीं था। अनुसुईया की जब शादी हुई थी, लोग मौन उस समय पड़ रहे थे। अनुसुईया के ससुर गंगा स्नान करने के बाद पत्ते में लपेटकर पकौड़ी कचौड़ी और गरम जलेबियां लाते थे। आते ही पत्नी को पुकारते, कहाँ गई, यह सामान रखो और बहू को थोड़ा ज्यादा देना। वे अनुसुईया को खूब मानते थे, पर वह मानना क्या मानना इस तरह था कि लोकमोहन अपनी बहू को मान दे रहे थे। अनुसुईया जब छोटी सी थी, उसके रिश्ते की एक बुआ उसकी नज़र में धनी परिवार की आदर्श गृहिणी थी। वह हर साल मेले के समय पति बच्चों के और नौकर चाकर के साथ मायके आती, और तब पूरा का पूरा अनुसुईया का मायका उसकी महिमा से चकाचौंध उठता। जरी के किनारे वाली कीमती साड़ी बांधकर जब वह गंगा स्नान करती तो सभी मंदिरों में फेरा लगाती, गांव के सभी घरों में जाती, सभी को मिठाई बांटती, भाई भतीजों पर खूब खर्च करती, नौकर चाकर को भी टोकरी टोकरी भर मिठाई देती, भाभियों को साड़ी देती, कपड़े जेवर और ऐश्वर्य से लदी हंसती बोलती वह बुआ मानो गांव की जान थी। ऐसी महिला फिर कभी अनुसुईया को नजर में ही न आई। फिर अनुसुईया स्वयं भी तो धनी घर की बहू थी। वैसे वह उस बुआ से किसी तरह कम नहीं थी, पर जीवन भर कभी भी वह अपने पति पुत्र के साथ मैके नहीं जा पाई थी। प्रस्ताव सुनते ही लोकमोहन हंसकर टाल देते। अपनी माँ के घर जाने की तुम्हारी इच्छा स्वाभाविक है, पर हम लोगों के का प्रश्न कहाँ उठता है। जाना चाहती हो तो आदमी भी साथ चला जाएगा या ड्राइवर पहुंचाएगा, पर इस तरह अनाथ की तरह अकेली अनुसुईया क्यों जाएगी बाप के घर? पति को आंचल में बांध कर न ले जाने की पर कोई इज्जत नहीं। पति जज है, और ऐसे जज पति से 5 जनों के सामने किसी हुक्म की तामील करवाकर अपनी महिमा न दिखा सके तो जाने से फायदा ही क्या? एकमात्र इकलौता बेटा, उसे भी छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर ऐसे प्रभाव शून्य अभागे जीवन को पीहर वालों को दिखाने की इच्छा अनुसुईया की कभी नहीं हुई। कभी किसी की बीमारी में या किसी शोक के अवसर पर अनुसुईया अकेली माँ के घर गई भी थी, पर उस परिस्थिति में अकेली जाना किसी को नहीं खटकता था। बेटे की शादी के बाद एक बार बहू बेटे को लेकर जाने की इच्छा अनुसुईया ने प्रकट की थी, पर बाद में ऐसा प्रस्ताव करने पर उसे स्वयं पर ही धिक्कार हुआ था। आखिर क्यों? क्या श्रावणी ने कोई अभद्र व्यवहार किया था? शायद नहीं, आचरण उसका आध्यात्मिक भद्र था, और यही अनुसुईया के लिए अधिक यंत्रणादायक भी था। परिवार के अपनों से भी लोग क्या केवल भद्र आचरण ही करते हैं? कभी कभार सहज और खुले क्यों नहीं होते? लेकिन इस परिवार का रंग ढंग ही कुछ ऐसा था कि ये लोग अपने को बदल नहीं सकते थे। अनुसुईया खूब समझती थी, लोकमान और श्रावणी उसे ऐसी दृष्टि से देखते थे। बहुत सोच विचार कर अनुसुईया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बीमारी ही इसका एक कारण है। जज की आदर्श पत्नी की तरह भी भारी भरकम होती तो लोग उसे भी जरूर मानते, पर क्या करे, उसके विचार इसके खिलाफ थे। नहीं तो 30 तोले के जेवर पहनने की क्या उसकी क्षमता नहीं थी? जीवन भर डॉक्टर को दिखा दिखा कर वह इस काबिल नहीं, और घिसती भी गई और दिन प्रतिदिन घिसती ही चली गई। लेकिन उसकी यह बहू, कैसा स्वस्थ शरीर पाया था, पति के वियोग में भी घिसी नहीं।
ना ही उसके रूप सौंदर्य में कोई बाधा पड़ी। अनुसुईया के सोचने में बाधा पड़ी। अनादि बोला, भाभी आ रही है। अनादि की चेतावनी पाते ही उन्होंने पकौड़े का पत्ता पलंग के नीचे फेंक दिया और हाथ पहुंचकर सिर पलट करके लेट गई। श्रावणी ने आते ही दूध का गिलास दिया। अनुसुईया श्रावणी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखी, करवट बदलते हुए बोली, दूध नहीं पीऊंगी, अनादि कह दे। पर श्रावणी नाराज होकर गई नहीं, बोली, तबीयत खराब है इसलिए। इस पर अनुसुईया ने कोई जवाब ना दिया। माई गॉड, ये उनकी लड़की ने, मैं तो अभी तक सोचा था कि उनकी एक बिन बिहाई लड़की है। वो लड़की नहीं है, उनकी बहू है। अनादि बोला। चंद्रपीड़ बोला, बड़ी स्वाभाविक बात है अनादि बाबू, मेरा मन बड़ा उदास हो गया, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लोकमोहन बाबू को देखकर कुछ आभास ही नहीं मिलता कि उनके अंदर इतना बड़ा कोई दुख भी है। गंभीर होने पर भी बड़े सीधे स्वभाव के हैं। अनादि नाटकीय ढंग से बोला, आयरन मैन, समझे ना मिस्टर रॉय, मेरे मामा जी बिल्कुल फौलाद के बने हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई पर उन्होंने अपने को संभाले रखा, अपने कामकाज में यथावत डूबे रहे। हाँ, बेचारी मामी बिल्कुल टूट चुकी है, जिंदा होकर भी मरी जैसी पड़ी रहती है। अच्छा, एक बात बताइए अनादि बाबू, मुझे भी माँ जी से एक बार मिलना चाहिए, चंद्रपीड़ ने पूछा। अनादि चौंक कर बोला, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा मिस्टर रॉय, लड़के के मरने के बाद वह कैसी हो गई हैं। आप जैसे कम उम्र के किसी लड़के को देखकर वह अपना धैर्य खो बैठते हैं। इस समय तो मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद चंद्रपीड़ बोला, मुझे किस तरह रहना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ अभिनेता बनकर रहिए मिस्टर रॉय, मामा जी ने आपको जैसा समझाया आप उसी हिसाब से रहिए। अंदर की बातें आप जानते हैं, यह उन्हें मत समझने दीजिएगा। मैं तो दोस्त की तरह सब बातें आपको बता गया। असल में आप मुझे बहुत पसंद है। चंद्रपीड़ हंसकर बोला, आप भी मुझे पसंद है। टेबल पर चाय रखी है, बरामदे में कांच लगी खिड़कियों से धूप की किरणें कुर्सी पर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। श्रावणी टेबल पर नाश्ते की प्लेटें सजा रही थी। शीशे से रंगीन धूप की किरणें उसकी सफेद साड़ी पर पड़ रही थी। खिड़कियों पर रंगीन शीशे लगवाने का फैसला अनुसुईया का ही था। मकान बनते समय वह इस तरह की जिद पर अंत तक अड़ी रही। विश्व मोहन नाक सिकोड़कर बोले थे, बिल्कुल गांव का स्टाइल है। लोक मोहन बस उससे एक ही बार बोले थे, माँ की बात रहने दो, बरामदा अंदर की तरफ है इसलिए उसकी राय में से ही काम होना चाहिए। पर शीशे लगने के बाद सभी को पसंद आया था। विश्व मोहन ने कितनी ही बार चाय की टेबल पर श्रावणी से कहा, तुम तो बिल्कुल परी जैसी लगती हो। श्रावणी भी हंसकर बोलती, परी को तुमने कभी देखा है? परी को देखने की जरूरत ही नहीं, उसका रूप तो मन के अंदर होता है, फिर एक दिन मन से निकलकर वह मूर्त रूप धारण कर लेती है, यही कहना चाहते हो ना? श्रावणी मुस्कुराकर बोली, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर मौका देखकर झट से श्रावणी को थोड़ा सा प्यार कर लेता था श्री विश्वमोहन। घर में खाने पीने पहनावे में आधुनिकता बरतने पर भी आचरण में कुछ रूढ़ीपन था, वह भी अनुसुईया के संस्कारों के कारण। अनुसुईया को कभी भी पसंद नहीं था कि बेटे और बहू उसके सामने ही हास प्रयास करें। बड़ों के प्रति कुछ इज्जत और थोड़ी दीवार तो होनी ही चाहिए। पर श्रावणी के लिए क्या इस निषेध की कभी जरूरत थी? उसके स्वभाव में भी एक नम्रता थी और उसकी शालीनता पर उंगली उठाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे तो विश्वमोहन भी कोई हल्के स्वभाव का आदमी नहीं था, पर नई नई शादी हुई थी, लेकिन स्वाभाविक उच्छ्वास को भी अनुसुईया की वजह से संयत रखना पड़ता था। सफेद साड़ी में लिपटी श्रावणी आज भी परी जैसी ही दिख रही थी। इधर उधर घूमते फिरते समय साड़ी की परतें नीली, बैंगनी और हरे रंग की किरणों से चमक उठती थी। पर आज आज उसके इस रूप को देखकर सराहने वाला कोई नहीं था। केवल लोक मोहन ने अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार की आड़ में से पूछा, लड़का कैसा लग रहा है? लड़का? चाय की टेबल पर केतली रखकर श्रावणी बोली, आप चंद्रपीड़ के बारे में पूछ रहे हैं? चंद्रपीड़? श्रावणी की जबान से सहसा चंद्रपीड़ नाम सुनकर लोक मोहन विस्मित हो गए, या थोड़े दुखी या विचलित। तो क्या श्रावणी चंद्रपीड़ को उसका नाम लेकर पुकारती थी? लोक मोहन ने तो मिस्टर राय कहकर ही परिचय करवाया था। स्वयं भी वे चंद्रपीड़ को तुम कहने पर भी संबोधन राय कहकर ही करते थे। पर श्रावणी कब कैसे इतनी अंतरंग बन गई कि मिस्टर रॉय से चंद्रपीड़ पर उतर आई, और वह भी इतनी जल्दी? लोकमोहन यही चाहते थे? क्या वे देखने के लिए आतुर नहीं थे कि उनकी बुद्धि के उत्ताप से कठिन श्रावणी का मन धीरे धीरे पिघलेगा? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा, तुम उसे नाम लेकर पुकारती हो? जब घर के लड़के की तरह ही है तब नाम लेकर पुकारना ही तो चाहिए ना बाबूजी। कोमल स्वर में श्रावणी ने जवाब दिया। अखबार को समेटकर लोकमान बोले, सो तो ठीक है, पर वह कुछ सोच सकता है? इतनी जल्दी? नहीं बाबूजी, कुछ सोच सके इस तरह का लड़का वह है ही नहीं। लोकमोहन की भूख अनजाने ही तन गई। बोले, अनादि बाबू आजकल दिखते नहीं, चाय पीनी छोड़ दी क्या? नहीं, सिर्फ आपके सामने आना छोड़ दिया।
वजह? आपने ही उन्हें सामने आने के लिए मना कर रखा है। श्रावणी ने हंसकर ही जवाब दे रही थी। लोकमोहन को लगा उन्होंने बहुत दिनों बाद श्रावणी को हंसते देखा। इस हंसी का कारण कौन हो सकता था? इसी बीच चाय की टेबल पर चंद्रपीड़ भी आकर बैठा। सफेद कुर्ते पजामे में सुंदर दिख रहा था। आओ बैठो राय, आवाज में सहृदयता का सुर लाकर लोकमोहन बोले। अगर पाड़ा में तुम्हारे कारखाने खुलने की बात चल रही थी, क्या हुआ? सुविधाजनक जगह नहीं मिल रही मिस्टर गुप्ता। सुविधाजनक जगह आजकल बड़ी दुर्लभ वस्तु है राय। जगह बनानी पड़ती है अपनी चेष्टा से, कभी कभी विधाता प्रदत्त भी मिल जाती है। श्रावणी की ओर ताककर चंद्रपीड़ हंसता हुआ बोला। लोकमोहन ने दोनों को देखा। पल भर के लिए तो उनकी भौं तन गई, पर तुरंत ही अपने को संभाल कर बोले, आज का अखबार पढ़ा है? चंद्रपीड़ शर्म की हंसी हंसकर बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है। इतनी देर तक करते क्या हो यंग मैन, थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए। अच्छा तुम लोग बैठो, खाओ, मैं जरा उठता हूँ। श्रावणी और चंद्रपीड़ को चाय की टेबल पर छोड़कर लोकमोहन बड़े सहज भाव से उठ पड़े। बाबा, चंद्रपीड़ भय का अभिनय करके बोला, मिस्टर गुप्ता के साथ बात करने में इतना डर लगता है। श्रावणी हंस पड़ी। क्यों, डर किस बात का? किस बात का? आप क्या कह रही हैं? बाप रे, जज की आंखों में इस कदर ताकते हैं, अपने को मुजरिम सा महसूस होने लगता है। तब तो आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल क्यों? आप ही कहिए, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में मुझे क्या कहने का मन हो रहा है बताऊं? क्या? यही कि या तो आप उनसे बोलती ही नहीं है, या फिर स्वयं ऐसी बदमिजाज औरत है कि। बात अधूरी ही थी कि श्रावणी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा मानो बहुत दिनों के बाद किसी खिड़की का पल्ला अचानक खुल गया हो। धूप की किरणें चंद्रपीड़ के चेहरे पर भी पड़ रही थी। श्रावणी उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। कितना भोला चेहरा था। होठों की बनावट बच्चों सी सुकुमारा, आंखों की दृष्टि में तेज वृद्धि और सरलता का समन्वय। ऐसे व्यक्ति को दूर हटाकर रखना कठिन था। दूर रखने में ही शर्म आती थी और प्यार किए बिना रहा नहीं जा सकता था।